गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली डिस्कशन में, जहाँ पे हम लोग मीडिया से न्यूज़ लेते हैं, ऑथेंटिक मीडिया से न्यूज़ लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखते हैं पहला न्यूज़ कौन सा है अभी जो मीडिया में आया है। पहला, ये तो हमारा डिस्क्लेमर है, राइट, पढ़ लीजिए। देखिए, इसमें एक आया हुआ है कि हाउ सेफ लार्ज कैप स्टॉक्स। तो ये जो न्यूज़ है ये हमने दो पार्ट में डिवाइड की है। यहाँ पे दिख रहा होगा हाउ सेफ आर लार्ज कैप स्टॉक्स। तो लार्ज कैप स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं 2026 में, और इसका पीछे का मेन रीज़न है उसका एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। अगर आप देखोगे तो जहाँ पे मेरा एरो घूम रहा होगा वहाँ पे आपको स्टॉक दिख रहे होंगे, अडानी एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी, ट्रेंट, आईआरएफसी, अडानी एंटरप्राइजेस, ये पूरा लिस्ट है। लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ये जो स्टॉक जहाँ से फॉल हुआ है, परसेंटेज फॉल हुआ है, राइट। तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 77.3% गिरा है, और राइट साइड में जो येलो में आपको दिख रहा होगा वो है उसका करंट प्राइस टू अर्निंग। तो इतना गिरने के बाद भी अगर 51.2 का उसका पी है, इसका मतलब एक्सपेंसिव है, राइट। अगर ऐसा आप देखोगे तो इसमें अडानी ग्रीन एनर्जी है, ट्रेंट है जो कि 52% फॉल हुआ है, और उसका प्राइस टू अर्निंग 87 अभी भी है, यानी अभी भी एक्सपेंसिव है। आईआरएफसी 47% गिरा है, लेकिन उसका प्राइस टू अर्निंग 23.2 है। अडानी एंटरप्राइजेस -47% है, और उसका प्राइस टू अर्निंग 31.7 है। एबीबी इंडिया -44.6% गिरा हुआ है, और 61 का अभी भी उसका प्राइस टू अर्निंग है। पीएफसी थोड़ा सस्ता लग रहा है प्राइस टू अर्निंग पे, जो कि 4.8 है, और गिरा हुआ है ये 38.1%। लोधा सेम है, 32 के आसपास इसका प्राइस टू अर्निंग है, गिरा 35% है। एवेन्यू सुपरमार्ट की जो कि डीमार्ट के नाम से बिजनेस करता है, 90.6% का पी है उसका, टाइम्स पी है, और 35.5% गिरा हुआ है। माजगांव डॉक 33.7% डाउन है, और उसका प्राइस टू अर्निंग 43.2 है। तो इस सब के पीछे का मेन रीज़न एक ही है कि ये एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे थे। एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे थे, इसका मतलब तो इनका एक तो अर्निंग ग्रो हुआ नहीं और प्राइस बढ़ते गए, या तो फिर प्राइस इतना ज़ोरों से बढ़ा है कि उसका अर्निंग उसको सपोर्ट नहीं किया है। अगर आप राइट साइड में देखोगे तो वहाँ पे दिख रहा होगा, ये कॉलम है लार्ज कैप दिसंबर 2019 का। इसमें 100 एंड अबव 75 टू 99, ये इसका जो कलर दिख रहा होगा आपका ब्लू, लाइट ब्लू, ये इसका प्राइस टू अर्निंग दिया हुआ है, और मीडियन प्राइस टू अर्निंग है लार्ज कैप स्टॉक का, जो कि यहाँ पे राउंड फिगर में दिख रहा होगा। तो 2019 पे मीडियन पी था उनका 27, राइट। अभी उनका करंट पी है 34 का, और अगर फाइनेंशियल में उसमें से निकालूँ तो अदर देन फाइनेंशियल, एक्स फाइनेंशियल का था 27, और अभी का लार्ज कैप अगर मैं देखूंगा तो उसका 37 मीडियन पी है। तो अगर मीडियन पी 37 है तो हिस्टोरिकली ये हाई एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे है। तो यही मेन रीज़न हो सकता है कि वहाँ से वो करेक्ट हुए हैं, राइट। तो अभी एक दिया हुआ है यहाँ पे, बिजनेस लाइन का न्यूज़ था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें दिया हुआ है कि फोरकास्टिंग क्यों टफ गेम है, और यहाँ पे जो फोरकास्टिंग का मतलब दिया हुआ है यहाँ पे बॉटम में दिख रहा होगा आपको, अर्निंग मिस इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल ईपीएस एंड कंसेंसस ईपीएस एस्टिमेटिंग एट ऑल टाइम हाई प्राइजेस। यूनिवर्स फॉर दिस एनालिसिस रिस्ट्रिक्टेड टू लार्ज कैप, यानी लार्ज कैप का ही ये डिस्कशन है। हाँ, लार्ज कैप दैट आर ट्रेडिंग एट लीस्ट 20% बिलो देयर ऑल टाइम हाइज, ये ब्लूमबर्ग से उन्होंने डाटा लिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो इनका अर्निंग मिस हुआ है ट्रेंड का 43% से, राइट। गोदरेज कंज्यूमर का 37% से, एशियन पेंट का 33%, सीजी पावर का 33%, ओएनजीसी का 32%। अगर मैं पूरा लाइन देखूँगा तो मिनिमम इसमें एचयूएल का 14% से हुआ है। तो फोरकास्टिंग एक टफ गेम है, फोरकास्टिंग ना करे तो अच्छा है, राइट। एवरेज देख सकते हो कि पिछले 10 साल में कितना इनका अर्निंग आया हुआ है। तो ये थोड़ा टफ गेम है, फोरकास्टिंग से बचिए। और जो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव के कारण लार्ज कैप करेक्ट हुआ है, तो कभी ना कभी अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन हुआ, बिजनेस हुआ, सिक्लिकल होता है ये। तो अर्निंग जैसे बढ़ता है वैसे कम भी होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशो का मैं बात कर रहा हूँ। और प्राइस टू अर्निंग लो होता है तो आगे ऊपर भी जाता है, तो ये सिक्लिकल रहता है, राइट। अगर हम लोग देखेंगे तो थीमेटिक फंड के बारे में यहाँ पे एक न्यूज़ आया था बिजनेस लाइन में। इसमें दिया हुआ है कि ये वर्स्ट परफॉर्मेंस दिया, डिसअपॉइंट किया इन्होंने 2025 में थीमेटिक फंड ने, राइट। तो वो कैसे है, आईटी फंड वर्स्ट हिट। आईटी थीम फंड्स, जो आईटी के ऊपर जो फंड थे, यानी आईटी कंपनियों में जो इन्वेस्ट करते थे, जो थीम उसका जो थीम फॉलो करते थे, हिट बाय ग्लोबल अनसर्टेनिटी एंड पॉलिसी जिटर्स, endured by the Trump presidency were the worst performance, posting an average loss of 4%, right. In 2020 sharply lower than 27% gains in 2024। तो 24 में 27% गेन था,
लेकिन 25 में 4% और एवरेज लॉस में है। डिस्पाइट वीक रिटर्न्स द नंबर ऑफ आईटी थीमेटिक स्कीम रोज टू 12 इन 2005 फ्रॉम 7। तो 7 से 12 हो गया, यानी 5 थीमेटिक फंड बढ़े आईटी में। अ ईयर अर्लियर वाइल एसेट मैनेजमेंट ईएम 8% बढ़ा है, 44,900 करोड़ हुआ है, जो कि पिछले साल 41,207 था। फार्मा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड थे वो भी रेड में गए हैं, डिलीवरिंग निगेटिव रिटर्न्स ऑफ 4% एंड 0.54% रिस्पेक्टिवली, कंपेयर्ड विथ 40% एंड 28% गेंस इन 2024। तो जो गेन था 24 का उन्होंने लॉस गंवाया है वो। वाइल देयर वेयर नो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, किसी ने लॉन्च किया नहीं, और इनका जो एयूएम था फार्मा स्कीम में 7% उसमें इंक्रीज हुआ है, 32,272 करोड़ के आसपास गया है। वाइल इंफ्रास्ट्रक्चर का एयूएम लार्जली फ्लैट है, 50,745 करोड़। अमंग द टॉप परफॉर्मर्स ऑटो ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी थीम जो थे, जो थीमेटिक फंड थे, उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है, 18%, 16% एंड 11%। तो ऑटो ने दिया है 18%, ट्रांसपोर्ट ने दिया है 16% और बैंकिंग ने दिया है 11% रिस्पेक्टिवली, राइट। हाउएवर देयर वेयर लोअर देन प्रीवियस ईयर्स रिटर्न, तो पिछले साल के अलावा कम मिले हैं इसमें। तो ये थीमेटिक फंड से देखिए, थीमेटिक फंड खरीदना भी है आपको तो थोड़ा रिसर्च करके आप खरीद सकते हो, थोड़ा उसमें हार्ड स्टडी लगेगा, लेकिन थीमेटिक फंड में जो परफॉर्म किए वो थे ऑटो, ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग। और जो जिन्होंने लॉस किया है 2025 में वो थे आईटी, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर, करेक्ट। तो थोड़ा संभल के काम कीजिए। अब एक फैक्टर फंड के ऊपर था कि फैक्टर फंड होता क्या है। फैक्टर फंड्स आर इन्वेस्टमेंट फंड्स दैट यूज स्पेसिफिक डाटा ड्रिवन, तो किसी ना किसी डाटा के ऊपर ये फंड होते हैं, जैसे कि वैल्यू, मोमेंटम, क्वालिटी, ये सब के ऊपर वो काम करते हैं। तो यहाँ पे इंडिया में जो फंड है मेन कैटेगरी 5 आती है इसमें। वैल्यू फंड होता है जो लो प्राइस टू अर्निंग या मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे काम करते हैं, या जिसका प्राइस 100 है लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से वो 98p मिल रहा है आपको, और उसका वैल्यूएशन अगर प्राइस 100 का है लेकिन उसका वैल्यू 120 है, तो ये चिप अवेलेबल है, तो उसको वैल्यू फंड आप बोलोगे। क्वालिटी फंड का अगर मैं बात करूँगा तो जो बिजनेस का क्वालिटी है, जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, आरओई अच्छा है, रिटर्न रेशो अच्छा है, उसको क्वालिटी फंड आप बोलोगे। मोमेंटम का मतलब होता है कि इसमें 6 मंथ 12 मंथ का मोमेंटम निकालते हैं, प्राइस मोमेंटम, और जो हाईएस्ट बढ़ा है या जिसमें अच्छा मोमेंटम आया है प्राइस का, उसको बाय करते हैं मोमेंटम, उसको मोमेंटम फंड आप बोलोगे। लो वोलेटिलिटी फंड का मतलब होता है स्टॉक विद लिस्ट वोलेटिलिटी, जो कम वोलेटाइल है और जो कम हिलते हैं या ज़्यादा बढ़ते भी नहीं, ज़्यादा गिरते भी नहीं, वो लो वोलेटाइल फंड होते हैं, उसका भी एक फैक्टर फंड होता है। अल्फा फंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अल्फा फंड आप देख लीजिए, स्टॉक दैट रैंक हाई ऑन एक्सेस रिटर्न ओवर मार्केट, यानी मार्केट को जिन्होंने बीट किया, जो अल्फा उन्होंने जनरेट किया, उसके ऊपर से वो अल्फा फंड होते हैं। तो इसका हम लोग आगे की स्लाइड में रिटर्न भी देखेंगे और उनका परफॉर्मेंस भी देखेंगे, हर साल उनका कैसे चेंज हुआ है, राइट। तो देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा आप समझदारी से इसको स्लाइड को समझिए। 2021 में अगर परफॉर्मेंस देखोगे आप, तो मोमेंटम फैक्टर फंड का 78.9 था, अल्फा का 75.4 था, वैल्यू का 56.4 था, निफ्टी 500 का 31.6 था, क्वालिटी 29.9 है, और लो वोलेटिलिटी का 20.9 है। तो ये है परसेंटेज रिटर्न, ईयर ऑन ईयर रिटर्न है। तो 2021 में हाईएस्ट रिटर्न दिया मोमेंटम ने, 2022 में हाईएस्ट रिटर्न दिया वैल्यू ने। देखिए आप अगर पूछोगे ऐसा हुआ क्यों है, मैं अगर स्लाइड बताऊं आपको, तो 2019 और 20 में जो मार्केट करेक्ट हुआ था कोविड में, जब वहाँ से स्टॉक मोमेंटम में निकले हैं, तो हाईएस्ट रिटर्न मिला आपको 2021 में मोमेंटम में, राइट। और अगले साल उन्होंने अंडर परफॉर्म किया 7.6%, अगर आप देखोगे येलो यहाँ पे, जहाँ पे मेरा आपको कर्सर घूम रहा है, राइट। जैसे ही 2022 में उन्होंने अंडर परफॉर्म किया, 23 में प्लस में आ गए 47.7, राइट। 24 में भी उन्होंने मोमेंटम जारी रखा, और 2025 में निगेटिव 7.6% रिटर्न है, करेक्ट। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो जो वैल्यू फंड है, लास्ट 5 साल में से 3 साल वो टॉप परफॉर्मर है, 2022, 23 और 25, राइट। तो ऐसा कोई थीम नहीं है जो आपको हर साल पैसा बना के दे, इसमें से लर्निंग एक ही मिलता है, ऐसा कोई फंड नहीं है जो आपको हर साल पैसा बना के दे, लेकिन आपके साइकोलॉजी के साथ कौन सा फंड जुड़ रहा है, आपका लॉन्ग टर्म जो आपका टाइम पीरियड है वो कितना टाइम का है, शॉर्ट टाइम है, मिडल टाइम है या हाई टाइम फ्रेम है, उसके हिसाब से आप इसमें से आप फंड चूज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात रहती है कि आपको एक चीज़ करना है, खुद का ऑडिट, खुद का रिस्क प्रोफाइलिंग, और नोइंग यूर सेल्फ थरोली। अगर आप खुद को जानोगे तो आप अच्छे से फंड निकाल सकते हो जो
आपके साइकोलॉजी के साथ सूट हो, राइट। तो ऐसा कौन से फंड है जो आपके साथ सूट हो? देखिए, कोई भी फैक्टर फंड रहने दो, ये आपको हर साल परफॉर्मेंस नहीं देगा, लेकिन 5 साल 10 साल का इसका परफॉर्मेंस देखोगे तो इसका परफॉर्मेंस बहुत टॉप में आता है, राइट। अच्छे रिटर्न ये देते हैं। जैसे कि मैं 2021 में देख रहा हूँ, यहाँ पे अल्फा ने 75.4% रिटर्न दिया, लेकिन आगे के 4 साल में ये निगेटिव में था। देखिए, 2022 में 13.5 है, 25 में 10.2 है। तो आप पूरा पैसा अल्फा पे भी नहीं लगा सकते, राइट। तो ये थोड़ा देखने लायक है। अगर मैं लो वोलेटिलिटी का देखूंगा, लो वोलेटिलिटी का 20.9% था, लेकिन 2022 में 7.3 है, राइट। यहाँ पे 33 है। रिटर्न अच्छे है, लेकिन आप देखोगे तो उसमें यानी कम ज़्यादा हो रहा है हर साल, और हर फंड का यही स्टोरी है। तो यही मैं बोल रहा था आपको कि आपके साथ जो सूट हो वही आपने खरीदना चाहिए। अगर लो वोलेटिलिटी 16% यहाँ पे 16% है, राइट। लेकिन जो अच्छे क्वालिटी की कंपनी होती है, अच्छा फंड मैनेजर होता है, तो वो देख सकता है कि वहाँ से वो फंड कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसी कंपनी उसने चूज़ की, और उसके फैक्टर को पकड़ के वो काम कर सकता है, राइट। तो ये हुआ फैक्टर फंड के ऊपर। कॉस्टा कैपिटल हम लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, सेबी रजिस्टर्ड है, राइट। तो आप हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं कि कौन सा फंड आपके लिए अच्छा है। आपका वेल्थ क्रिएशन में हम लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। आपको हेल्प कर सकते हैं, आपका गोल प्लानिंग करके दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो भी आपका रिस्क प्रोफाइलिंग, उसके हिसाब से हम आपके साथ काम करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कि आपको कौन सा फंड मालूम है या नाम मालूम है, वो बात आपकी बहुत सही है। लेकिन अगर आप ऑडिट करके, रिस्क प्रोफाइलिंग करके बिना अगर आप करोगे, और अगर 5-6 साल आपने इन्वेस्ट किया और 7-8 साल, 1-2 साल अगर उसमें डिप आए मार्केट में, आपका म्यूचुअल फंड नेगेटिव में गया, तो आपका हैंड होल्डिंग लग गया। वो हैंड होल्डिंग आपका साइकोलॉजिकल, जिसको बिहेवियरल फाइनेंस बोलते हैं, उसको हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।